हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइस, जैसे कि हम लोग इग्नू एमए सोशियोलॉजी को डिटेल में कवर कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी हम कुछ चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो हेयर आई एम विद द वीडियो ऑफ MSOE 1। MSOE 1 इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेकेंड ईयर इग्नू एमए सोशियोलॉजी, जो कि है आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसकी मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो कवर कर चुकी हूँ और एक मैं क्वेश्चन कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन का इसमें कवर अप कर चुकी हूँ। अब इग्नू के मटेरियल के हिसाब से मैं आपके MSOE 1 को वर्ड टू वर्ड चैप्टर बाय चैप्टर कवर करूंगी, और यहाँ पे जो ये नोट्स हैं ये आपके इग्नू के मटेरियल से ही बने हुए हैं। तो वेदर यू आर स्टूडेंट जो एमए परस्यू कर रहे हो और आप यूपीएससी प्लान कर रहे हो या ऑप्शनल के लिए ये वीडियो देखने आए हो, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ऑप्शनल के लिए बिल्कुल अलग अप्रोच है और इग्नू एमए के लिए कुछ अलग अप्रोच रख के चलनी है। वो अप्रोच बस आंसर राइटिंग में डिफरेंट होती है, टॉपिक समझने में और कंटेंट में कोई अप्रोच डिफरेंट नहीं होती है। सो दिस इज योर MSOE 1 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपके टोटल 8 ब्लॉक हैं। ब्लॉक 1 में आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव एंड थ्योरीज ऑन एजुकेशन, देन पेडागॉजी, करिकुलम एंड नॉलेज। जो भी आप में से टीचिंग फील्ड में है या जिन लोगों ने बीएड करी हुई है, डाइट करी हुई है, जो भी लोग टीचिंग फील्ड में है, दे विल कनेक्ट विद दिस सब्जेक्ट वेरी वेल। उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें थोड़ा पता भी होंगी काफ़ी हद तक, राइट। एजुकेशन, सोशल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशनल सिस्टम, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। दिस इज योर सिक्स्थ ब्लॉक। देन ब्लॉक नंबर 7 इज एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। इसमें हम कैसे एजुकेशन पे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया में क्या एजुकेशन सिस्टम है। अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसका क्या इम्पैक्ट है उस पर डिटेल में बात करेंगे, नॉट ओनली द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वाई देयर इज़ अ नीड, उस पर बात करनी है, और क्या उससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। कोरोना का एजुकेशन से कनेक्शन भी पढ़ेंगे, बुक में नहीं है बट एजुकेशन से तो रिलेट करता है ना। इस प्रेजेंट पैंडेमिक में एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ई लर्निंग की हम बात करेंगे, क्या रिसोर्सेज, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी कम्युनिकेशन एंड आईटी टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे, जब लोगों को जनरली स्टूडेंट्स की बात करेंगे। देखो आप लोग तो फॉलो कर रहे हो, ऑल ऑफ यू जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोग एक लेवल पे आ चुके हो 12th तक की एजुकेशन से ऊपर। दैट्स वाई आपका वीडियो देख के समझना बहुत आसान है, आप समझ पा रहे हो चीज़ें। बट वहीं सोचो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास के बच्चे जिनका बेस सेटअप होने की बात की जा रही है, उनको कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा, ठीक है। नेशनल जो है आपका करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में हम यहाँ पे सब्जेक्ट में पढ़ के चलेंगे। लास्ट ब्लॉक 8 जो है वो आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग को लेके इमर्जिंग फैक्ट। लाइक आप पढ़ रहे हो, आप इग्नू से पढ़ रहे हो, तो इग्नू इज व्हाट, इग्नू इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ना। सो दिस इज अ ओपन यूनिवर्सिटी एंड यू आर डूइंग अ सब्जेक्ट, यू आर डूइंग अ कोर्स जिसको हम लोग डिस्टेंट लर्निंग में काउंट करते हैं। ओके, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग करेंगे, प्रॉपर बुक से चैप्टर डिस्कस कराऊंगी मैं, और जिस भी बच्चे के पास बुक अवेलेबल है वो बुक रीड कर सकता है, जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ पे नोट्स बना सकते हो, आप लोग नोट्स से अच्छे से लर्न कर सकते हो चीज़ें। सो ब्लॉक फर्स्ट में हमारे पास यूनिट 1 है, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब इसमें इंट्रोडक्शन मैं आपको नहीं करा रही हूँ बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डन है। इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ कि व्हाट इज लिटरेसी एजुकेशन, लिटरेसी एजुकेशन में डिफरेंस क्या होता है, बहुत डिटेल में हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, और एजुकेशन एंड लिटरेसी में मीनिंग, रिलेशन और डिफरेंस की हम लोग बात कर चुके थे। तो वहीं अब उससे आगे मैं आप लोगों से और बात करूंगी। देखिए, एजुकेशन की बात करें या लिटरेसी की हम बात करें तो जनरली पहले क्या होता था, ओरल टीचिंग होती थी। लाइक आप बुद्धिज्म के टाइम भी बात करो तो बुद्धा की जो टीचिंग, जो प्रीचिंग दी जाती थी वो ओरली डिक्टेट करके दी जाती थी। जिस टाइम पे बुद्धा वाज अलाइव, बुद्धा ने अपना कोई भी सरमन, अपनी कोई भी शिक्षा जो अपने स्टूडेंट्स को दी थी वो किसी किताब में नहीं लिखी थी या कोई नोट्स नहीं बनवाए थे, वो ओरली आगे डिक्टेट करते थे एंड देन रिमेनिंग जो उनके स्टूडेंट थे वो ओरली आगे जाके वो शिक्षा देते थे। तो ओरली और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो थी वो ज़्यादा दी जाती थी, रिलीजन कल्चर से रिलेटेड जो नॉलेज थी वो ज़्यादा सिखाई जाती थी। सो दिस इज़ द थिंग। बट बाद में धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हुई, रिटर्न कंसेप्ट आया एंड 1423 में जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तब बहुत ज़्यादा इसको एजुकेशन को एक कहते हैं ना किक स्टार्ट मिल गया, बिकॉज चीज़ें प्रिंट होने लगी। प्रिंटिंग प्रेस आई तो आपकी जो बुक्स वगैरह थी वो प्रिंट होने लगी और आसानी से मिलने लगी, बहुत सस्ते पे अवेलेबल थी, और जगह जगह तक पहुंचना, क्योंकि बल्क में आप प्रिंट कर सकते हो और उनको जगह जगह तक पहुंचाना जो था वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया था उस समय पे। 1423 के टाइम पे इंडिया में धीरे धीरे इवॉल्व हुई थी चीज़ें। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस इवॉल्व भी नहीं हुई थी। आप लोग मुझे मेंशन करके बताएंगे कि किस कंट्री में प्रिंटिंग प्रेस का इवोल्यूशन हुआ था। मशीन का नाम बताएंगे, आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ द मशीन, वो भी आप लोग बताएंगे।
16th एंड 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, यहाँ पे हमको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर देखने को मिलते थे। अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर कौन, रिफॉर्मर तो चलो हमें पता है, बट व्हाट इज दिस प्रोटेस्टेंट मीन्स। प्रोटेस्टेंट का सिंपल मतलब है, बेसिक ही जानना है अभी। उस समय पे जो सोसाइटी थी बाहर, वहाँ दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मीन्स दोज पीपल जो डायरेक्टली चर्च और चर्च की एक्टिविटीज से रिलेट करते थे, ठीक है, पादरी हो गए, ये सब लोग हो गए जो चर्च और चर्च की फर्स्ट क्लर्गी लेवल के जो लोग होते थे, वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ द चर्च। एंड उसके अलावा जो प्रॉपर क्लास होती थी जो सर्व करती थी इन लोगों को, इन लोगों के लिए काम करती थी, वो लोग प्रोटेस्टेंट में आते थे। अब एक टाइम तक ही तो एक्सप्लॉइट होंगे, बहुत लंबे समय तक एक्सप्लॉइट हुए, बट एक टाइम पे आके उन्होंने भी आवाज़ उठाना स्टार्ट करा। तो बाय द प्रिंटिंग प्रेस, बाय द जो अवेलेबल टेक्निक हो गई थी कि बुक्स अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, तो इन रिफॉर्मर ने भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिया। फिर जो वर्नेकुलर स्कूल्स होते थे, वर्नेकुलर स्कूल मतलब लोकल लैंग्वेज वाले जो स्कूल हैं, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में है और लोकल लैंग्वेज में आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, एर्थमेटिक, रिलीजन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मासेस में बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाई जाने लगी। अब लिटरेसी के बेनिफिट क्या है, दैट यू ऑल कैन राइट, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पढ़े लिखे इंसान के क्या बेनिफिट है, पढ़े लिखे इंसान के बेनिफिट क्या है कि आप अपने लिए कुछ कमा सकते हो। आज की डेट में नहीं पढ़े लिखे कहाँ जॉब है, अवेलेबल नहीं है, कमाओगे क्या। तो अगर आप लिटरेट हो तो आप एक लाइवलीहुड सिक्योर कर सकते हो, आपका रहने सहने का तरीका जो है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, यू विल हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी मीन्स यू कैन डू अ वर्क विद मिनिमम रिसोर्सेज, कम टाइम में बेटर काम कर पाओगे, अच्छी अर्निंग कर पाओगे। देखो कहा जाता है कि बेसिक्स एग्जाम्पल कि अगर मेहनत के बेसिस पे डिसाइड हो रहा होता तो गधे को हम क्या बना देते, जंगल का राजा बना देते। तो स्मार्ट वर्क की भी तो बात होती है। अब आप कहो कि मेहनत के बेसिस पे बात की जाए तो सबसे रिच इंसान तो रिक्शा पुलर को होना चाहिए, बिकॉज ही पुलर रिक्शा, वो बहुत मेहनत का काम है। वहीं एक इंसान एसी वाले ऑफिस में बैठा है, वो मेहनत कहाँ कर रहा है, प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो स्टिल ही इज अर्निंग। तो वो क्या कंसेप्ट है, अगर आप एजुकेटेड हो और आप चीज़ों को बेटरली यूटिलाइज कर रहे हो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, पैसा, टाइम, सब कुछ, तो क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप अपना खुद का, अपने परिवार का पेट पाल सकते हो, अपना पेट पाल सकते हो, प्लस अच्छा करोगे तो ग्रोथ होगी, नेशन की जीडीपी में कैलकुलेट करो, कंप्यूट कर पाओगे, नेशन इनकम में कंप्यूट कर पाओगे, तो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प द नेशन। तो आप अपना और नेशन के इंटरेस्ट दोनों के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हो। अब बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, कुछ काम आप लोगों को भी करना है। एज आई से कि 2 वे इंटरेक्शन रहना चाहिए क्लासेस में। ये नहीं कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ करने की जो यूट्यूब पे अब तक कहीं पे भी नहीं है अवेलेबल। यू कैन वॉच, आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, इस तरीके से इग्नू का मटेरियल नो वन इज टीचिंग यू, कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, बट फिर भी मैं बहुत पका के दे रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल पका के सब कुछ आपको सर्व भी कर दिया। यू जस्ट हैव टू च्यू द फूड, अब आपको बस खाना खाने वाला काम करना है, तो कुछ चीज़ें तो करो। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप बताओगे मुझे। यूनेस्को ने मास एजुकेशन के बारे में जब सोचना स्टार्ट कर दिया था, इस फील्ड में भी काम करना, 1960 में फंक्शनल व्यू ऑफ लिटरेसी की बात की गई। फंक्शनल व्यू ऑफ लिटरेसी को फोकस रखते हुए उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, EWLP, एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड लिटरेसी प्रोग्राम। पूरे वर्ल्ड की, अकेले एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ये वर्ल्ड लिटरेसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लिटरेसी को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 1970 में लिटरेसी का जो स्कोप था वो थोड़ा और वाइडन अप हो गया। क्यों, यहाँ पे जो पॉलो फ्रेयर थे, इन्होंने लिटरेसी को एक एजुकेशनल प्रोसेस बोला, एजुकेशनल प्रोसेस की तरह काउंट किया। इन्होंने कहा कि हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक पे वाई एंड व्हाट नीड टू बी, इस पे क्वेश्चन करना चाहिए। वी शुड नॉट बिलीव इन ईच एंड एवरीथिंग। पहले क्या होता था, हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट कर दिया, हर चीज़ को नेचर से कनेक्ट कर दिया। तो आप पूछो, वाई हमेशा रखो माइंड में, रेशनल थिंकिंग रखो, साइंटिफिक टेम्परमेंट रखो, तो वाई एंड व्हाट नीड टू बी पूछो हर चीज़ का। तो इन्होंने लर्नर्स जो भी होते थे, जो सीखने वाले थे, उन्हें एक्टर्स और सब्जेक्ट की तरह काउंट किया, जिन पे ये क्या करेंगे, काम करेंगे और स्टडी करेंगे। 1970 में इन्हें यूनेस्को की तरफ से क्या मिला, लिटरेसी प्राइज भी मिला। किस चीज़ के लिए, इनके कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल लिटरेसी के लिए। क्रिटिकल लिटरेसी मतलब होता क्या है, जैसे क्रिटिकल वर्ड आ जाए ना, तो क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी स्टेप। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, क्वेश्चन करो, चीज़ों को क्वेश्चन करो, वाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा ये करने से ये होता है, अच्छा हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, छींक आ गई तो बाहर नहीं निकलना, व्हाट इज़ दिस, मतलब क्या है, अगर जुकाम हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की बजाय पहले आप किसी बाबा के पास जाओ, तो वाई वी आर गोइंग टू दैट बाबा, वो क्या करेंगे, क्या वो स्नीजिंग के लिए कोई मेडिसिन दे देंगे, मेडिकेट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ आप कम होगी, आप साइंटिफिक की तरफ मूव करोगे, साइंस की तरफ मूव करोगे, राइट। तो ये
होता है क्रिटिकल लिटरेसी? इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट एज एन एक्टिव सिटीजन। आप एक एक्टिव सिटीजन बन के पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिससे कि आप नेशन और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अंधभक्त नहीं बन रहे हो। कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है तो यू आर रेजिंग दैट पॉइंट। फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर दैट फार्म बिल ना, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि बहुत लूप होल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम है, वील सफर। पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सीए। आई एम नॉट सेइंग ऑल द प्रोटेस्ट आर गुड, बट आई एम सेइंग लोग अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं। लोग आग बंद करके चीज़ें नहीं मान रहे, उन्हें लग रहा है वो सफ़र करेंगे तो दे आर रेजिंग देयर पॉइंट। ठीक है, राइट क्लेम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं पावर को। सिंपल सी बात है, देखो अगर ऐसे नहीं होगे ना, वोट देने हम क्या जाएं, हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो डिसीजन ले लिया अब हम क्या कर सकते हैं। तो रेज योर वॉइस, वन पर्सन, इवन अ वन पर्सन कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंज। जो बड़े बड़ा इतिहास लिखा है जिन्होंने, वो एक ही पर्सन ने शुरू करा है। तो ये चीज़ होती है, ये सिटीजन जो होते हैं एक्टिव सिटीजन होते हैं, और इसको क्रिटिकल लिटरेसी कहते हैं। उसके बाद दो टाइप और है यहाँ पे, ऑटोनॉमस लिटरेसी और आइडियोलॉजिकल लिटरेसी। ऑटोनॉमस लिटरेसी मतलब क्या होता है? एक स्किल जिसके लिए कोई वैल्यूज़ वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली आप कोई सब्जेक्ट पढ़ के डेफिनेशन रट्टा मार लिया, देयर इज़ नो वैल्यूज़, नो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई मोरल नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू अटैच नहीं है उसके साथ, बस आपने सीख ली बस वो चीज़। ठीक। आइडियोलॉजिकल लिटरेसी में एक आइडियोलॉजी होती है, कोई प्रॉपर थिंकिंग होती है, वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे आप सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या करते हो? मिक्स करते हो। ठीक है, यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी देखो, अब आप पढ़ते हो गांधी एंड व्यू अलग पढ़ते हो, मार्क्स का पढ़ते हो, वेबर पढ़ते हो, यहाँ पे एमिली डर्किन पढ़ते हो, कितने सारे नेम, अगस्त कॉम्टे है, रेडक्लिफ ब्राउन है, देयर आर सो मेनी सोशोलॉजिस्ट यू आर स्टडिंग हियर। तो आप क्या कर रहे हो? आप उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी क्या है चीज़ों को लेके, यू आर स्टडिंग दैट। अब लिटरेसी कैसे एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है की बात करें तो लिटरेसी देखो कांस्टेंट है और डायनेमिक इवोल्यूशन है। ऐसा नहीं है एक बार जो तरीके से बाबा आदम के ज़माने में पढ़ाई चली आ रही थी, लिटरेसी थी, वैसी ही लिटरेसी अभी चल रही है। थिंग्स आर चेंज, नए वे आ रहे हैं। आप देखो आज की डेट में आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आज से कुछ साल पहले अपने पेरेंट्स के टाइम पे, आपने जो एल्डर सिबलिंग्स है अगर आप उनसे भी पूछो दैट दे स्टडी विद दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, क्या वो यूट्यूब और इससे इतना पढ़ते थे? दिल से नो। उस टाइम पे इतना चीज़ें थी ही नहीं ना, टेक्नोलॉजिकली अपडेशन ही नहीं था। तो जो लिटरेसी है वो डायनेमिक एवोल्यूशन होती है, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हेल्प करती है, प्लस आपके लैंग्वेज, कल्चर और आपकी पहचान पे भी ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है। थोड़ा सा फास्ट अगर हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना। आई ट्राई मैं नेक्स्ट वीडियो से स्लो डाउन होने की ट्राई करूँ। इफ़ यू गाइस थिंक कि बहुत फास्ट हो रहा है, बट आई थिंक सिंपल सा टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा समझने जैसा नहीं है कुछ, तो आई एम मतलब स्पीकिंग इट बिट फास्ट। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेंशन इट। ये आपकी बुक से ही मटेरियल से बने हुए नोट्स हैं। इस नोट्स के लिए इफ़ यू गाइज नीड दिस नोट्स तो आप लोग कमेंट करेंगे कि उसके बाद मैं टेलीग्राम पे भेजूंगी, बिकॉज आई नीड रिस्पॉन्स। ये नहीं कि वीडियो देख के आप लोग बस चले गए हैं वीडियो से, अप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा? कमी है तो कैसे ठीक करूँगी? तो प्लीज़ वीडियो देख रहे हो, बेनिफिट मिल रहा है तो अप्रिशिएट करो, नहीं बेनिफिट मिल रहा, काम की नहीं है, बकवास लगी, टाइम वेस्ट लगा, तो से दैट ऑल्सो। ठीक है, दो नोशन पे भी ये बेस्ड है। इट इज़ एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। मैं नहीं कह सकती कि ये बहुत पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट, इट डिपेंड ऑन द पर्सन और किस तरीके से दी जा रही है। अब एक टेररिस्ट को भी टेररिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लिटरेट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव लिटरेसी, इट इज़ अ नेगेटिव लिटरेसी। क्यों? क्योंकि वो गलत पर्पज़ के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए दी गई ट्रेनिंग है, डिस्ट्रक्शन के लिए आपको जो है लिटरेट किया गया है। सो दिस इज़ अ नेगेटिव ट्रेनिंग। सो डिपेंड करता है ऑन व्हाट आइडियोलॉजी और किस तरीके से वो चीज़ आपको दी गई है। वो किसी पर्सन को लिटरेसी लिबरेट करने का भी काम कर सकती है और कैदी बना के रखने का, डोमेस्टिकेटेड, कि आपको बंद करके पकड़ के जकड़ के रख लिया किसी ने, इसका भी काम कर सकती है क्या? लिटरेसी। लिटरेसी जो होती है वो कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस से लिंक है सोसाइटी में। देखो आज की डेट में तो बहुत आसानी से समझ सकते हो, वी आर कम्युनिकेटिंग विद द मीडिया ऑफ दिस इंटरनेट मीडियम। फ़ोन है आपके पास में तो वी आर कम्युनिकेटिंग विद द इंटरनेट मीडियम, हम ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज कंसिडर्ड एज द कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ पे हम कनेक्टेड है, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, फोन, विजुअल इमेज एक्सेट्रा। तो कम्युनिकेशन ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने ब्लॉक फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट, अभी बहुत यूनिट्स हैं इसमें, ब्लॉक फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, ब्लॉक 2 पे पहुंचेंगे। टोटल 8 ब्लॉक हैं इसके। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं आज खत्म कर दूंगी। देखो आप लोग के एग्जाम जितने भी जल्दी हो, मैं एकदम से तो खत्म नहीं कर सकती हूँ गाइस। आप खुद सोच सकते हो, यू आर अ स्टूडेंट, की इतने नोट्स लिखने में, ठीक है मैं पढ़ा रही हूँ बट स्टिल लिखने में तो मुझे भी टाइम लगता है ना, तो इट टेक टाइम। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी, बट टोटल पूरे 8 ब्लॉक मैं कवर करूँगी, बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।